मैं श्याम सुंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। अपना न्याय वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट जो है वीडियो है ये, जिसमें कुछ मूलभूत जो सारांश था उनकी तुलनात्मक पूछ लेता है, कभी अंतर या कभी समानता पूछ लेता है, तो उसको थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे न्याय की वर्तमान अवधारणा और प्राचीन अवधारणा में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो अपन ने पढ़ा था न्याय की जो वर्तमान अवधारणा का मतलब है आधुनिक अवधारणा, और आधुनिक अवधारणा को अपन ने क्या नाम दिया था, उपयोगितावाद नाम दिया। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछिए आपको इस तरह से कर लेना है। तो वर्तमान अवधारणा को क्या कहते हैं अपन, उपयोगितावादी अवधारणा कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ लिखना है अपन को। और प्राचीन अवधारणा में अपन पढ़ चुके हैं प्लेटो और अरस्तु के बारे में। तो इसमें क्या अंतर था, तो पहला अंतर ज्यादा से ज्यादा दो अंतर पूछेगा या एक ही पूछेगा। वर्तमान अवधारणा के प्रमुख विचारकों में देखिए अपन जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, रॉल्स आदि को लिया था, जबकि प्राचीन विचारकों में हमने किनका अध्ययन किया था, प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन किया था। इसी प्रकार वर्तमान अवधारणा किस पर बल देती है, उपयोगितावाद पर बल देती है सबसे प्रमुख। इसीलिए इसका नाम भी क्या कर देते हैं, कभी कभी वर्तमान की जगह क्या बोल देते हैं, आधुनिक अवधारणा की जगह क्या बोल देते हैं, उपयोगितावादी अवधारणा बोल देते हैं। तो वर्तमान अवधारणा, आधुनिक अवधारणा और उपयोगिता अवधारणा ये एक दूसरे के पर्यायवाची, तो एक ही अर्थों में लेना है, तो अपन को अलग अलग से नहीं लेना। जबकि प्राचीन अवधारणा सद्गुणों पर बल देती है। अपने शुरुआत में पढ़ा था कि प्लेटो या अरस्तु या पश्चिमी विचारक जो है वो किस पर बल देते हैं, सद्गुणों पर बल देते हैं। तो सद्गुणों पर, सदाचार या नैतिकता पर बल देते हैं। दूसरा आता है न्याय के सर्वमान्य मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, चाहे वो प्राचीन विचारक हैं या मध्यकालीन विचारक हैं या उपयोगितावादी या आधुनिक अवधारणा के विचारक हैं या पश्चिमी विचारक हैं या भारतीय विचारक हैं। तो ऐसे सभी विचारधारा समय काल के हिसाब से देखें, स्थान के हिसाब से देखें, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। कुछ सिद्धांत सभी अवधारणाओं में सभी राजनीतिक विचारकों ने या चिंतकों ने उसको शामिल किया है। तो मूलभूत जो सिद्धांत है न्याय के, वो किसी के लिए पूछे तो उनमें देखिए अपने सत्य को प्राचीन काल में महत्व दिया जाता था और वर्तमान काल में भी उसी को उतना ही महत्व। इसी प्रकार अहिंसा को भी प्राचीन काल में जितना महत्व था, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी इतना ही महत्व दिया जाता है। करुणा, दया, कर्तव्य पालन, ये सारी चीजें जो है वो सभी प्रकार के काल के हिसाब से पश्चिमी विचारक, भारतीय विचारक या मध्यकालीन या आधुनिक या उपयोगितावादी या प्राचीन कालीन विचारक, सभी ने इनको सबसे ज्यादा महत्व सभी ने शामिल किया है, महत्व के कारण इनको शामिल किया है। तो न्याय के सर्वमान सिद्धांत, इसको ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि न्याय के ऐसे सर्वमान सिद्धांत जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक अपरिवर्तनीय रहे हैं। तो दो सिद्धांत बताइए या चार सिद्धांत बताइए, तो ये बता दीजिए आप, दो या चार जो भी आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछा गया है, राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय पूर्व शर्त है, या कभी कभी दे देता है कि आर्थिक न्याय के अभाव में राजनीतिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना असंभव है या दुष्कर है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपन को इसी किताब की चौथी यूनिट में भी एक बार और पढ़ेंगे अपन, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तो वहां इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ना, लेकिन फिर भी इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें देखिए कि राजनीतिक न्याय का अर्थ याद होना चाहिए या सामाजिक न्याय दिया हुआ है, पहले तो सामाजिक न्याय का अर्थ याद होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक न्याय की पूर्व शर्त माना जाए, तो अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय जब तक स्थापित नहीं होगा जब तक किसी और प्रकार के न्याय की स्थापना करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए लीजिए कि एक व्यक्ति अगर मान के चलिए, पहले देखिए राजनीतिक न्याय में मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक कार्यों में चुनाव, वोट देने जाना, चुनाव लड़ना, ये सारे राजनीतिक न्याय के उदाहरण हुए। सामाजिक न्याय दिया है, सामाजिक न्याय का क्या होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जातवाद को बढ़ावा नहीं देना, अस्पृश्यता का जो है पालन नहीं करना, ऐसे अस्पृश्यता को जो है स्वीकार नहीं करना। तो ऐसे जो है सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीजें, एक व्यक्ति अगर मान के चलिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो वोट, अगर उस दिन वोटिंग हो रही है, मान उदाहरण के लिए लेते हैं, तो वोट डालने जाएगा या पहले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने पेट भरने के लिए, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो व्यक्ति वोट देने के लिए जाएगा, उसका ध्यान वोट पर नहीं होगा। मतदान हो रहा है तो वो कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, सब में उसका ध्यान नहीं होगा। तो उसका ध्यान सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए, अपने परिवार के पोषण या पालन पोषण करने के लिए, सिर्फ उसे कुछ पैसे या आर्थिक तत्व जो है कमाने के पर उसका ध्यान रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय, राजनीतिक कार्य में व्यक्ति रुचि
रुचि नहीं लेगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक स्थिति कैसे कौन भेदभाव कर रहा है इसके बारे में वो बाद में सोचेगा। सबसे पहले वो किसके बारे में सोचेगा? अपने परिवार के पालन पोषण, अपने पालन पोषण, अपने पेट भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पैसे कमाने या आर्थिक तत्व को कमाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा, काम धंधा ढूंढने का प्रयास करेगा। तो उस उदाहरण से अपन स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक में उसकी रुचि नहीं है, भूखा व्यक्ति है, उसकी आवश्यकता, गरीब व्यक्ति है, अति निर्धन व्यक्ति है, तो राजनीतिक कार्यों में उसकी वो नहीं है, सामाजिक कार्यों में उसका कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान किधर है? आर्थिक कार्यों की ओर है, अपने पैसे को, आवश्यकता को पूरी करने की ओर है। तो अपन कह सकते हैं, पहले अपन इस तरह के अपन देखेंगे, राजनीतिक न्याय के बारे में बताएंगे। राजनीतिक न्याय इस बारे में व्यक्ति को राजनीतिक कार्य में समानता की स्थिति प्रदान करता है, छूट प्रदान करता है। सामाजिक न्याय के बारे में पूछता है तो सामाजिक न्याय कहेंगे। दोनों ही न्याय अपने अपने क्षेत्रों में समानता की स्थापना करना चाहते हैं और भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक समाज में आर्थिक विषमता कम नहीं होगी, व्यक्ति आर्थिक रूप से संबल प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक वो अन्य किसी प्रकार के न्याय की स्थापना कठिन है। तो नेहरू जी ने एक लाइन कहा था कि भूखे व्यक्ति के लिए समानता या न्याय जैसी कोई चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये चीजें जो है महत्वहीन होती है। इससे स्पष्ट है, अपन कह सकते हैं कि बिना आर्थिक न्याय की स्थापना के ना तो राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सकती है और न ही सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। तो राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए पूर्व शर्त क्या हो जाती है? पूर्व शर्त हो जाती है क्या? आर्थिक न्याय। ठीक है, इसके बाद तो इस प्रकार ये जो है अपन का आर्थिक न्याय जो है पूर्व शर्त मानी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि न्याय की वर्तमान अवधारणा और प्राचीन अवधारणा या फिर मध्यकालीन अवधारणा, पूछ लेता है कि मध्यकालीन और प्राचीन अवधारणा में अंतर बताइए, ये दोनों में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें क्या करेंगे, जहां अपन ने वर्तमान के लिखे वहां मध्यकालीन विचारक लिखेंगे कि मध्यकालीन प्रमुख विचारक जो हैं वो अपने कौन कौन थे? संत ऑगस्टाइन और जो है थॉमस एक्विनास को शामिल किया जाता है। जबकि प्राचीन भी पूछता है तो उनको ऐसे कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ मध्यकालीन में लिख देंगे, मध्यकालीन अवधारणा जो है धर्म पर, धार्मिक राज्य की स्थापना पर बल देती है और व्यक्ति के अपने कर्तव्य पालन पर बल दिया जाता है। जबकि प्राचीन अवधारणा इसी प्रकार है। कई बार मध्यकालीन और वर्तमान अवधारणा पूछ लिया जाता है तो मध्यकालीन की वही चीज लिख देनी है और अवधारणा जो वर्तमान की है वो यूं के त्यों ही अपन को लिख देनी है। इसके अलावा ये आता है कि अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है वो क्या चाहता है, या वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व जो है वो अरस्तु ने किसको दिया है? तो अरस्तु ने जो वितरणात्मक न्याय से जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, पुरस्कार जो प्राप्त हो रहा है, जो संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व जो है राज्य को सौंपा है। इसी प्रकार प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने समाज में कितने गुणों का या कितने गुणों के आधार पर कितने वर्गों की स्थापना का प्रयास किया है? तो प्लेटो ने समाज में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें 3 गुण होते हैं। एक तो बुद्धि का होता है, दूसरा शौर्य या बल का होता है और तीसरा जो होता है वो इच्छा या तृष्णा बोलते हैं। तो ये 3 तत्व पाए जाते हैं। तीनों ही तत्व जो है प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन समान मात्रा में नहीं पाए जाते, कम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि जो गुण उसमें सबसे ज्यादा है उसी के आधार पर व्यक्ति अपना समाज में कार्य का निर्धारण करेगा। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति में बुद्धि का बल ज्यादा है तो शासक वर्ग का कार्य करे। तो गुणों के आधार पर 3 गुण बताए थे उसने, बुद्धि, बल या शौर्य बोल दीजिए। बुद्धि के जिसमें ज्यादा है, बुद्धि गुण या तत्व ज्यादा है तो वो किस वर्ग का कार्य करे? शासक वर्ग का कार्य करे, नीति निर्माण का कार्य करे, शासन प्रशासन चलाने का, संचालन करने का कार्य करेगा। दूसरा बल या शौर्य जिसमें ज्यादा है वो क्या करेगा? वो सैनिक वर्ग या रक्षक करने का कार्य करेगा, रक्षक वर्ग का कार्य करेगा। शासक वर्ग हो गया, रक्षक वर्ग हो गया, शासक वर्ग। इसी प्रकार जिसमें तृष्णा ज्यादा है या इच्छा ज्यादा है तो तृष्णा वर्ग जिसमें ज्यादा है वो व्यापारी वर्ग का कार्य करेगा। तो इस प्रकार प्लेटो ने कितने वर्गों की स्थापना की है समाज में? एक तो शासक वर्ग, दूसरा रक्षक वर्ग और तीसरा व्यापारी या अभिभावक वर्ग की स्थापना की। इसी प्रकार प्लेटो जो है, पश्चिमी विचारक जो है वो न्याय के लिए किसको आवश्यक, किस पर बल देते हैं? तो सद्गुणों पर बल देते हैं। जबकि भारतीय विचारकों की बात करें तो भारतीय विचारक जो है वो जो है धर्म को महत्व देते हैं, लेकिन दोनों ही जो आधार बिंदु है दोनों ही चीज, चाहे वो सद्गुण है या धर्म है या भारतीयों कह सकते हैं अपन,
कि भारतीय विचारकों का जो धर्म है वो किस पर आधारित है, वो भी सद्गुणों पर या नैतिकता पर ही आधारित है। इसलिए दोनों में मूलभूत अंतर नहीं है, केवल शब्दों का ही उलटफेर कर दिया गया है। वहां धर्म शब्द को उपयोग किया गया है, जबकि पाश्चात्य विचारकों ने सद्गुण का प्रयोग किया। तो आज बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। नमस्कार।